नमस्कार दर्शकों, बात आज के चैनल के कार्यक्रम टॉप 10 में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम आपको देश दुनिया की अभी तक की 10 बड़ी खबरें बताएंगे। तो नजर डालते हैं अभी तक की 10 बड़ी खबरों पर। इजराइल ने रविवार को एक अस्पताल और अन्य जगहों को निशाना बनाया जिसमें बच्चों सहित कम से कम 21 लोग मारे गए। गाजा शहर में अल अहली अस्पताल पर रविवार को हमला किया गया। सूत्रों ने बताया कि आपातकालीन कक्ष, फार्मेसी और आसपास की इमारतें बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई हैं, जिससे 100 से अधिक मरीज और दर्जनों कर्मचारी प्रभावित हुए। इजराइल ने कहा कि उसने हमास स्नाइपर सेल के एक उप प्रमुख को मार गिराया है। अल अहली अस्पताल यरूशलेम के एपिस्कोपल डायोसिस के द्वारा चलाया जाता है, जिससे हमले की निंदा करते हुए कहा कि यह हमला पाम संडे पवित्र सप्ताह की शुरुआत ईसाई वर्ष के सबसे पवित्र सप्ताह पर हुआ है। पाम संडे यीशु के यरूशलेम में प्रवेश की याद में मनाया जाता है। पश्चिम बंगाल के बाद असम में वक्फ कानून के खिलाफ किए जा रहे प्रदर्शन के दौरान हिंसा भड़क उठी। असम के कछार जिले में रविवार को वक्फ संशोधन अधिनियम के खिलाफ आयोजित एक रैली में प्रदर्शनकारियों के पुलिस पर पथराव करने पर पुलिस कर्मियों ने भी लाठीचार्ज किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़पें हुई। इस तरह से और अधिक आंदोलन को रोकने के लिए कछार जिला प्रशासन ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत पूरे जिले में तत्काल प्रभाव से निषेधाज्ञा लागू कर दी है। DRDO ने MK2 लेजर निर्देशित ऊर्जा हथियार का सफल परीक्षण किया है। इस सफलता के साथ भारत उन चुनिंदा देशों की सूची में शामिल हो गया जिनके पास उच्च शक्ति लेजर DEW तकनीक है। पूरी तरह स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित की गई MK2 AWE प्रणाली ने परीक्षण के दौरान अपनी सभी क्षमताओं का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया। इसमें दूर से आ रही फिक्स्ड विंग ड्रोन को निष्क्रिय करना, कई ड्रोन के एक साथ हमले को विफल करना और दुश्मन की निगरानी प्रणाली और एंटीना को नष्ट करना शामिल था। सबसे खास बात इसकी बिजली जैसी तेज गति, सटीकता और कुछ ही सेकंड में लक्ष्य पर घातक प्रभाव डालने की क्षमता है, जिससे यह सबसे शक्तिशाली काउंटर ड्रोन प्रणाली बन गई है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को रबर की मोहर वाला मुख्यमंत्री करार देते हुए आरोप लगाया कि उसके पति आधिकारिक बैठकों में भाग ले रहे हैं। इस पर भाजपा ने पलटवार करते हुए कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के कार्यकाल के दौरान सरकारी अधिकारी उनकी पति सुनीता को मैडम CM कहते थे। यह विवाद उस समय शुरू हुआ जब नेता प्रतिपक्ष सतीशी ने दिल्ली नगर निगम, जल बोर्ड और लोक निर्माण विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की एक बैठक में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के पति मनीष गुप्ता की मौजूदगी का आरोप लगाया। TMC के नेता कुणाल घोष ने दावा किया कि मुर्शिदाबाद जिले में हिंसा केंद्रीय एजेंसियों, सीमा सुरक्षा बल के एक सेक्शन और कुछ राजनीतिक दलों के चुनिंदा तत्वों से जुड़ी एक बड़ी साजिश का हिस्सा हो सकती है। घोष ने बताया कि उन्हें कुछ इनपुट मिले हैं कि उन घटनाओं के पीछे एक बड़ी साजिश है। केंद्रीय एजेंसियों के कुछ वर्ग, BSF का एक सेक्शन और 2 या 3 राजनीतिक दलों का एक वर्ग इस साजिश में शामिल था। उन्होंने कहा कुछ उपद्रवियों ने प्रवेश किया, अराजकता पैदा की और उन्हें वापस जाने के लिए सुरक्षित मार्ग दिया गया। उन्होंने कहा कि सच है या नहीं उसकी उचित जांच की जा रही है। पंजाब नेशनल बैंक ऋण धोखाधड़ी मामले में वांछित भगोड़ा हीरा व्यापारी मेहुल चौकसी को बेल्जियम में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। चौकसी को केंद्रीय जांच ब्यूरो के अनुरोध पर गिरफ्तार किया गया है और वह अभी भी जेल में है। भारत अब बेल्जियम के अधिकारियों से उसके प्रत्यर्पण के लिए कह रही है। हालांकि चौकसी के खिलाफ कोई रेड नोटिस नहीं है। मेहुल चौकसी और उसके भतीजे नीरव मोदी भारतीय अधिकारियों द्वारा 13,000 करोड़ रुपए के पंजाब नेशनल बैंक घोटाले में शामिल होने के लिए वांछित है। भगोड़े व्यवसायी मेहुल चौकसी और प्रीति चौकसी ने बेल्जियम का एक रेजिडेंस कार्ड हासिल किया है। चौकसी का पूरा परिवार बेल्जियम का है। बसपा प्रमुख मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को माफ कर दिया है। हालांकि आकाश को माफी तो नहीं मिली है, लेकिन उत्तराधिकारी की कुर्सी नहीं मिली है। आकाश ने सार्वजनिक तौर पर X पर मायावती से माफी मांगी थी और ससुराल वालों से दूरी बनाए रखने की बात कही थी, जिसके बाद अब मायावती ने उन्हें पार्टी में वापस लेने का ऐलान किया। मायावती ने कहा कि आकाश अपने ससुर की बातों में ना आए और आगे से गलतियां ना करें। उनके ससुर अशोक सिद्धार्थ की गलतियां अक्षम्य है, इसलिए उनको माफ करने व पार्टी में वापस लेने का सवाल ही पैदा नहीं होता। पीएम मोदी ने अम्बेडकर जयंती पर हरियाणा में संकल्प की उड़ान कार्यक्रम के तहत हिसार अयोध्या की पहली विमान सेवा को हरी झंडी दिखाई। इसके बाद मोदी ने भारतमाला परियोजना के जरिए बनाए गए 14.4 किलोमीटर लंबी रेवाड़ी बाईपास प्रोजेक्ट का भी उद्घाटन किया। इस प्रोजेक्ट में करीब 1070 करोड़ रुपए का खर्च आया है। मोदी ने अपने हरियाणा दौरे को लेकर एक ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने बताया कि अम्बेडकर जयंती हरियाणा की विकास यात्रा को समर्पित रहेगी। पीएम दोपहर बाद यमुनानगर में दीनबंधु छोटूराम थर्मल पावर प्लांट के 800 मेगावाट के आधुनिक थर्मल पावर यूनिट की आधारशिला भी रखेंगे।
तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि ने मदुरै में एक कार्यक्रम के दौरान छात्रों से जय श्री राम का नारा लगाने का आह्वान किया। इसके बाद इस पर एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। इस घटना की कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने कटु आलोचना की है। कांग्रेस ने उन्हें RSS और भाजपा का प्रचार मार्शल करार दिया है। वहीं विपक्षी दलों ने गवर्नर को संघ का दलाल बताया। तमिलनाडु के गवर्नर ने शनिवार को त्यागराज इंजीनियरिंग कॉलेज में एक कार्यक्रम में छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि भगवान राम को नमन करें। मैं कहूंगा जय श्री राम और उसके बाद आप सभी छात्र मेरे पीछे कहेंगे जय श्री राम। इस नारे के बाद से कांग्रेस और विपक्षी दलों में खासा रोष है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज अखिल भारतीय फोरेंसिक विज्ञान शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। सूत्रों ने बताया कि नए आपराधिक कानूनों के प्रभावी कार्यान्वयन और आतंकवाद का मुकाबला करने में फोरेंसिक विज्ञान की भूमिका विषय पर आधारित शिखर सम्मेलन 15 अप्रैल को समाप्त होगा। शिखर सम्मेलन में न्यायाधीशों, कानून प्रवर्तन अधिकारियों, शोधकर्ताओं, विद्यार्थियों और उद्योग विशेषज्ञों सहित 1600 से अधिक विशेषज्ञों की मेजबानी की जा रही है। इस 3 दिवसीय कार्यक्रम का उद्देश्य आपराधिक न्याय वितरण परिस्थिति के तंत्र में क्रांति लाना, चुनौतियों से निपटने और फोरेंसिक विज्ञान तथा न्यायिक प्रणालियों की सफलता का पता लगाने के लिए बहुहितधारक दृष्टिकोण को एक साथ लाना था। टॉप 10 में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर नई खबरों के साथ हम होंगे आपसे रूबरू। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।